हेलो बच्चों, मैं सुभाष। आज आप सबको क्लास सेवन क्लास सेवन साइंस बुक का पार्ट 5 पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है रेशों से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक्स। यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को डिटेल बाय डिटेल से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद मैंने इस चैप्टर में लास्ट में जो है, देखिए पेज के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी दिया है। प्रत्येक पेज से आप देख सकते हैं, पृष्ठ 3 से जो है उन संसाधन के चरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे देखेंगे पृष्ठ 5 से भी यहाँ पर दिए गए हैं। यह अगर आप इस सारे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आप नीचे आएंगे और अगर एमसीक्यू आप करेंगे, तो आपका इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। उम्मीद है आप अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को जरूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस पाठ का। पिछली कक्षा में आपने जाना कि वस्त्र रेशे से बनते हैं। क्लास 6 में आपने जाना, उसमें टॉपिक का नाम था कि वस्त्र कैसे बने। तो रेशे से बनते हैं, वहां पर हमने जाना था। रेशे जो है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पौध रेशा तथा जातव रेशा कहते हैं। जो रेशा पौधों से मिलता है हमें, उसे हम पौध रेशा कहते हैं, और जो रेशा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम जांतव रेशा कहते हैं। इस पाठ में हम जांतव रेशा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जंतु से प्राप्त रेशा के बारे हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। प्रमुख जांतव रेशा कौन कौन सा है? तो ऊन और रेशम, यह दोनों जो है जंतुओं के द्वारा मिलने वाला रेशा है। आप यहाँ पर भेड़ को देख रहे हैं, भेड़ को देखेंगे, इसके बाल में बहुत सारे बड़े बड़े बाल है यहाँ पर भेड़ के ऊपर। इससे भी रेशा बनता है, ऊन बनता है। कैसे बनता है, उन सारे प्रोसेस को इस चैप्टर में हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, उम्मीद है हमसे आपसे। ऊन के रेशे भेड़, बकरी या आक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। अब सिंपल सा है कि यून हमें कैसे प्राप्त होता है? तो यून भेड़ हो गया, बकरी या फिर आक जैसे जीव, एक ऊंट भी रहता है, उससे भी हमें में ऊन प्राप्त होता है। ऊन हम बोलते किसको हैं? तो भेड़, बकरी या आक के जो बाल होते हैं, उसको जब हम पूरी तरह से स्वच्छ कर लेते हैं तो उसको हम ऊन बोलते हैं। अब है रेशम कैसे प्राप्त होता है? तो रेशम हमें रेशम कीट से मिलता है, जो रेशम कीट के कोकून से हमें प्राप्त होता है। ऊन के रेशे का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शॉल एवं अन्य ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। हम सब जानते हैं कि ऊन से हम क्या बनाते हैं? गर्म कपड़े, जैसे कि स्वेटर जो ठंडा दिन में हम लोग को पहनने के लिए काम आता है। उसी तरह मफलर, मोजा भी हम पहन बनाते हैं। शॉल और अन्य जो कपड़ा है वो हम बनाते हैं। रेशम के रेशों से हमें क्या मिलता है? रेशमी साड़ी, कुर्ता आदि के कपड़े बनाए जाते हैं। कब? रेशम के रेशों से। परंतु अब सवाल यह है कि ऊन एवं रेशम के रेशे कैसे प्राप्त होते हैं? आखिर ऊन हो गया और रेशम का रेशा जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमें प्राप्त कैसे होता है? कहाँ से मिलता है? कैसे मिलता है? आइए उन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं भेड़ या बकरी के शरीर के किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है? और रेशमी कपड़ा बनाने के लिए रेशमी रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था कि क्या आप जानते हैं भेड़ या बकरी के शरीर के किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है? तो बाल से। जो बकरी और भेड़ का बाल है, उसी से हम क्या प्राप्त करते हैं? रेशा प्राप्त करते हैं। आगे, यून जो है जांतव रेशा है, याद रखेंगे। यून कैसा रेशा? जंतु से प्राप्त होने वाला, जंतु के बालों से प्राप्त होने वाला रेशा है, जो हमें भेड़, बकरी, पहाड़ी बकरी, ऊंट, आक आदि जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले उन जंतुओं के शरीर पर रोएदार बालों की मोटी परत होती है।
इन रोएदार बालों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। अब देखेंगे क्या बोला गया है कि ऊन प्रदान करने वाला जो भी जंतु है उसके शरीर पर रोएदार बाल यानी बड़े-बड़े बाल जो है का मोटा परत पाया जाता है यानी बहुत मात्रा में। हम लोग के भी शरीर में बाल है लेकिन कम मात्रा में है। ठीक। तो क्या काम होता है यानी इन बकरियों को ऊँटों को क्यों बाल की जरूरत पड़ती है इतना ज्यादा? तो इन रोएदार बालों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा का कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं के गर्म रखते हैं। इन्हीं रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल सा बात यहाँ पर यह है कि ये सारे जंतु जो आप देख रहे हैं, भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट को छोड़ करके बाकी आंख, ये सारा जो है ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जंतु है। ठंडा प्रदेश है तो वहां पे ठंड से बचने के लिए कोई भी प्राकृतिक साधन जंतुओं के पास होना चाहिए। तो प्राकृतिक रूप से जंतुओं में बाल ही एक साधन है जिससे अपने आप को बचा सकते हैं। अब जब इस भेड़ का आप एग्जांपल लीजिए, भेड़ में मोटे-मोटे बाल जब बड़े-बड़े हैं तो क्या होता है, एक बाल और दो बाल के बीच में यहाँ पर वायु जाकर के फंस जाता है। एनवायरनमेंट का जो वायु है और वायु जो है ऊष्मा का कुचालक है यानी वायु से हो करके गर्मी पास नहीं हो सकता। इसी कारण से जानवरों को ठंड नहीं लगती। जो बाल के बीच में वायु फंसा हुआ है वह बाहर का गर्मी को ठंडा को अंदर नहीं आने देता है शरीर में और जो शरीर से गर्मी निकला उसको बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए जंतुओं में रोएदार रेशा वाला बाल होना जरूरी है। क्या ऊन प्राप्त करने के लिए शरीर के सभी प्रकार के बाल से रेशों का निर्माण किया जाता है? सिंपल है। क्या जो शरीर में हमारे सारे बाल हैं उस किसी भी बाल से हम ऊन बना सकते हैं क्या? निर्माण कर सकते हैं क्या? तो आते हैं, भेड़ के रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं, दाढ़ी के मोटे एवं रूखे बाल और त्वचा के निकट के महीन एवं कोमल बाल। भेड़ का जो रोएदार त्वचा है उस पर दो बाल होता है। कैसा कैसा बाल? एक आप देखेंगे नीचे, यहाँ पर नीचे देखिए, ये वाला एरिया में, यहाँ वाला एरिया आप देखिए, ठीक है। यहाँ वाला बाल जो है नीचे से धूल कर मिट्टी से आकर के बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तो इससे अगर आप कपड़ा बनाएंगे, ऊनी कपड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में चुभन महसूस होगी। लेकिन जो ऊपर वाला बाल, इधर का बाल है, ये जो है मुलायम बाल होता है। इसके अलावा ये जो बाल ऊपर में दिख रहा है उसके नीचे जो है पतले पतले रोएदार वाले बाल होते हैं। तो भेड़ों में दो प्रकार के बाल होते हैं। एक जो है स्किन पर दो प्रकार के बाल होते हैं, एक दाढ़ी के मोटे एवं रूखे बाल, त्वचा के निकट के महीन एवं कोमल बाल। ठीक है, दो प्रकार के बाल होते हैं। ये कोमल, देखिए, ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं और भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। अरे देखिए, कुछ एक चीज है कि एक भेड़ का हम एग्जांपल दे दिए, लेकिन क्या जितने भी भेड़ का जनजात का प्रजाति हमारे अर्थ पर पाया जाता है सब में एक ही जैसे बाल होंगे क्या? तो जवाब है नहीं। बहुत सारे ऐसे भी जंतु हैं, यानी भेड़ है या फिर ऊंट है या फिर बकरी है, जिसके बाल अपेक्षाकृत दूसरे बकरियों और भेड़ों से ज्यादा मुलायम होता है। तो हम अगर किसी बकरी के बाल से या तो ऊंट के भेड़ के बाल से रेशा बना रहे हैं तो हम कैसा रेशा चाहेंगे? जो मुलायम हो। इससे क्या होगा कि हम वैसे बकरियों का संरक्षण या तो भेड़ों का संरक्षण ज्यादा करेंगे जिसके मुलायम बाल हो। ठीक है, आगे आज समझते हैं, उसके बाद पता चलेगा। देखिए, इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है। किसका? जिसके बाल केवल तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, उसके जो जन्म देने वाले जो भेड़ है या तो जंतु है उसका चयन किया जाता है और उसी प्रकार के भेड़ों का जन्म देती है। अब जैसा कि उसकी माँ का जो बाल था उसी तरह उसके बच्चों के में बाल आएगा। तो उसी तरह के हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं का पालन सही तरह से करते हैं। आगे, जिसके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, इस प्रकार के भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। सिंपल सा अगर हमारे अर्थ में समझे तो कहा गया है कि वैसे जंतु जिसके शरीर में मुलायम बाल हो, हम वैसे जंतु का ज्यादा उत्पन्न चाहते हैं अपने आसपास में, तो हम क्या करेंगे, उसके जो जीव है, मम्मी पापा है उस भेड़ का है, उसका चयन करेंगे कि किसके बच्चे का मुलायम बाल होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और वैसे जंतुओं का हम ज्यादा प्रजनन करवाते हैं, उसको सुरक्षा ज्यादा करवाते हैं, ज्यादा अच्छा अच्छा खाना देते हैं ताकि अच्छे बच्चे दे वो।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के विभिन्न नस्लों को पाला जाता है। ऊन उत्पन्न करने वाले भेड़ की कुछ नस्लों के नाम, उनसे प्राप्त रेशों की कोटि एवं प्राप्त स्थान के नाम निम्नलिखित सारणी में अंकित है। अब हमारा देश बहुत विशाल है, तो इतने बड़े देश में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग भेड़ों का चयन करते हैं। और फिर ऐसा समझिए कि राजस्थान में जो भेड़ है वो अलग तरह के भेड़ उसके बाल होंगे, हिमाचल प्रदेश का अलग होगा, पूर्वी भारत का अलग होगा, सब तरह के बाल अलग अलग होते हैं सारे भेड़ में अथवा बकरियों में। तो यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं ऊन उत्पन्न करने वाले भेड़ों के नस्ल। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, जैसे क्वेश्चन दे दिया नस्ल का नाम लाहौरी, और पूछ लिया जाएगा कि बताइए लाहौरी किस जीव की नस्ल है। भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया। अब आपको अगर पता रहेगा जवाब तो आप मार सकते हैं किस चीज का ये है, भेड़ का है, बकरी का है, किसका है। ठीक है, तो लाहौरी जो है ये राजस्थान पंजाब में पाले जाते हैं। उत्तम कोटि के ऊन जो है ये देते हैं लाहौरी, जो है लोही नस्ल जो है उस भेड़ का वो। एक है रामपुर भूसायर, भूरी ऊन देती है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला है नाली, दरी की ऊन, जो दरी वाला मोटा ऊन बनता है उसका नाली नाम का जो भेड़ है उससे बनता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये पाए जाते हैं। अगला है बाखरवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाखरवाल से रहता है। सालों के लिए ऊन बनता है जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद वो हो गया पाटन वाली और मारवाड़ी, यह दोनों गुजरात में पाले जाने वाले भेड़ के नस्ल हैं। ठीक है, तो अब इस चार्ट को आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। क्या है टॉपिक का नाम, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो क्या कौन कौन से जंतु हैं जो ऊन प्रदान करते हैं हमारे लिए, आइए उसको समझते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न नस्लों भेड़ों के बालों से प्राप्त ऊन का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में जो भी ऊन हम लोग उपयोग करते हैं अधिकतर भेड़ से प्राप्त होने वाले बालों से प्राप्त प्रदान किए जाते हैं। हालांकि बाजारों में भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। अब सिंपल सा है कि क्या ऊन का एकमात्र स्रोत भेड़ ही है या फिर और भी कोई जीव है जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, तो जवाब है कि नहीं, भेड़ के अलावा भी बहुत सारे जीव हैं जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। उसमें से एक है तिब्बत और लद्दाख में पाए जाने वाले आक का ऊन प्रचलित है। देखिए यह आक है, बेल जैसा यह जीव होता है जो लद्दाख और तिब्बत में पाए जाते हैं। ऊंचा पहाड़ी पर होता है, इसी कारण इसके ऊपर बड़े बड़े बाल भी होते हैं, आप देख सकते हैं फिगर में। बकरी के बालों से भी ऊन प्रदान प्राप्त किए जाते हैं, बकरी का बाल भी। उसमें से अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंगोरा जो है नस्ल यह किस जीव का है, तो बकरी का है। और इसी के ऊन से जो अच्छा खासा हम लोग प्राप्त करते हैं और शाल वगैरह बनाते हैं। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अंगोरा बकरी कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इस बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल, किसका, अंगोरा बकरी का, और यहाँ पे को बाल फार होते हैं जिसे सालें बनाई जाती है, साल बनाया जाता है जिसको फार बोलते हैं, जो मुलायम बाल होता है त्वचा के निकट उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमल, ऐसा केमल जो बर्फ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है वह केमल है, इसके भी बाल बहुत ज्यादा है। अब इसी बकरी का जो अभी हमने पढ़ा उससे पश्मीना शाल बनता है। यानी एक होता है चांगथांगी बकरी, चांगथांगी एक जगह है, वहां के बकरी से शाल बनाया जाता है और उसको बोलते हैं पश्मीना शाल, बहुत ही प्रचलित है। आगे आप फिगर में देखेंगे अंगोरा बकरी, जैसा अभी दिख रहा था, हम लोगों ने नाम पढ़ा अंगोरा बकरी, इस तरह का बकरी मिलेगा आपको। अब देखिए यह है लांबा, लांबा एक ऊंट की प्रजाति है, लांबा। यहाँ पर देखेंगे एल्पेका, एल्पेका भी आगे पढ़ेंगे क्या क्या है ये। ऊंट के शरीर के बालों का प्रयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। और ये कहाँ पाए थे, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लांबा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है जो लांबा और एल्पेका, उसके भी बाल से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊन प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे क्या है, भारत का मानचित्र बनाइए, मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां से जंतु पाए जाते हैं, उनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका कार्य है, आप इसको कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है रेशों से ऊन तक कैसे पहुंचते हैं, उसको समझेंगे हम।
ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, जैसा कि हमने देखा। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। हम समझेंगे कि भेड़ का जो बाल है उसको हम रेशे में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भेड़ पालन और प्रजनन समझते हैं। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ियां अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडेरियों को अपने-अपने भेड़ों के झुंड चराने के लिए ले जाते देखते होंगे। यह सारे जो है नाम यहाँ पर दिया गया है, यह झारखंड के स्टेट है, जहाँ पर अलग-अलग प्रजातियों का भेड़ पाया जाता है, जैसा ऊपर में हमने पढ़ा। भेड़ जो होता है वह शाकाहारी जानवर होता है। वे घास एवं पत्तियां खाना पसंद करते हैं और भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा जो पदार्थ होता है खिलाया जाता है, जिसको हम लोग खली बोलते हैं आमचल की भाषा में। तो गर्मियों में क्या होता है, खाना कैसे इसको मिलता है? घास गर्मियों में कम होती है, पत्तियां भी पेड़ों के झड़ जाते हैं, तो यह भेड़ जैसे जीव जो पत्तियां खाकर जीवित रहने वाले जीव हैं, वह जीवित कैसे रहते हैं? तो गर्मियों में गडरिया अपने भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते हैं। हम जैसा कि बताया मैंने कि पहाड़ियां पर ऊंचाई पर जैसे आप जाएंगे जितना ठंड बढ़ता जाता है। जब पहाड़ी पे जाएंगे तो गर्मी के दिनों में वहां भी ठंड होती है और वहां ठंड के कारण घास जो है पनपने लगते हैं। वहां पर गडरिया क्या करता है, भेड़ चराने वाले को गडरिया कहते हैं। यह अपने भेड़ को लेकर के जाता है चराने के लिए। और उसके बाद बरसात के प्रारंभ होने पर वे अपने भेड़ों को निचले पहाड़ियों या समतल भूमि पर ले आते हैं। यहाँ उनके चरने के लिए घास उपलब्ध होती है। अब बरसात आया तो बरसात में जो है सो नीचे का मैदानी क्षेत्र है, वहां पर भी घास उत्पन्न हुए, वहां पर जो है भेड़ को नीचे ला करके चराना प्रारंभ कर दिया। जाड़े में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है तथा उनको पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। जाड़े में देखिए हर जगह के भेड़ों को अंदर नहीं रखा जाता है, दो तरह से समझ सकते हैं। अगर हम गुजरात का बात कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, तो वहां पर भेड़ों को जाड़े से कोई हानि नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा हानि? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके शरीर पर बाल है, उसको गर्मी प्रदान करेगा। लेकिन आप उस क्षेत्र का बात कीजिए जहां पर पहाड़ी एरिया है, वो ठंड पड़ रही है, तो बर्फ के कारण सारे घास जो है वो दब जाते हैं। इसीलिए वहां पर भेड़ पालने वाले लोग भेड़ों को क्या करते हैं, घर के अंदर रखते हैं और जो पेड़ पौधे हैं उसकी पत्तियां ला करके उसको चारा के रूप में खिलाते हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्रदान करने के लिए बालों को काट लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, भेड़ को पालन किया गया। जब बाल आ गए तो बाल को काट लिया गया। तो बाल तो हमेशा बढ़ते रहते हैं, फिर से बाल बढ़ेंगे, फिर से उसको काट लिया जाएगा। इस तरह से जो है बाल काट करके, और जब भेड़ बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बाल काटने के बाद उसके जो मांस है उसका भी उपयोग कर लिया जाता है। अब है रेशों को ऊन में संसाधित करना, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स टू वूल। कैसे करते हैं हम, इस जो ऊन काटने के बाद क्या डायरेक्ट उसको हम ऊन बना लेते हैं, तो उसको हम समझेंगे। स्वेटर बुनने अथवा शाल आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। सबसे पहला चरण जो है वह ऊन की कटाई करना, कटिंग ऑफ वूल। भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उनके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। समझिए कि भेड़ है, कभी आपने अपने बाल को छिलवाया है माथा का, तो आप देखेंगे जब बाल आप छिलवा रहे हैं तो बाल के साथ साथ आपको रूखी जैसा चीज बाहर निकलता है, ठीक है, जिससे आपको कोई हानि नहीं होता है। उसी तरह जब बाल को काटा जाता है इसका ऊन का, तो उसके बाद ऊपर वाला जो यही जो चमड़ी अपशिष्ट हो गया है पदार्थ, शरीर पर चमड़ी पर जो बैठा हुआ है उसको भी काट करके धीरे धीरे निकाल दिया जाता है, जिसको पतली परत हम बोलते हैं, किसका, चमड़ी का निकाल लिया जाता है, जिससे भेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। भेड़ के बाल काटने के लिए उसी प्रकार कैंची या मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसा नाई बाल काटने के लिए करते हैं। सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है। ऐसा इसलिए की जाती है ताकि गर्मी में जो है भेड़ को कोई हानि नहीं होगा, ठंड तो रहेगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठंड में अगर बाल को काट लिया जाएगा तो भेड़ ठंड के कारण मर सकते हैं।
देखिए काटी जाती है ताकि भेड़ पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण के ना हो रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ ना हो। ठीक है? ऊन कटाई की प्रक्रिया भेड़ों को कई कष्ट नहीं पहुँचाती, कोई कष्ट नहीं पहुँचाता। आप बाल कटवाते कोई कष्ट होता है? नहीं, उसी तरह इसमें भी होता है। क्योंकि उसके शरीर के चमड़े की सबसे ऊपरी परत मृत प्रायः होती है। हमारे बाल की तरह भेड़ के भी बाल पुनः बढ़ते हैं। बढ़ जाने पर बाल को दोबारा कटाई की जा सकती है। यह पहला चरण था ऊन की कटाई के बारे में। अब जो बाल हम काटे हैं, उसमें बहुत सारे बालू होंगे, धूल-कण होगा, लार होगा, कभी जो है कीचड़ में गिरने के बाद जो उसके बाल में लगा है वह भी होगा, तो उसका सफाई तो हम लोग करेंगे ही। तो दूसरा चरण है अभिमार्जन या मंजाई यानी उसको साफ करना। कैसे करते हैं देखिए, तपचा सहित हम उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया का भी मार्जन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है चिकनाई, चिकनाई क्या होता है? थूक के द्वारा जो चिकनाईपन शरीर में आ गया था, वह भी धोने के बाद निकल जाता है। आजकल अभिमार्जन मशीन द्वारा किया जाता है। आजकल जो अभिमार्जन होता है, वह कैसे होता है? तो मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। देखिए टंकियों में भी मार्जन किया जा रहा है, किसी तरह से ऊन बनाया जा रहा है। अगला है मशीनों द्वारा अभिमार्जन, मशीन के द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है। थर्ड चरण जो हमारा है वो छटाई, सॉर्टिंग क्या होता है? अभिमार्जन के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकार प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। इनके लिए रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों का छांटा या पृथक किया जाता है। अब इस तरह समझिए कि जो बाल छटाई किए, उसमें कोई बाल लंबे होंगे, कोई छोटा होता है ना? किसी बाल में अभी भी चमड़ी लगा हुआ है, तो उन सारे बालों को अलग-अलग करके छाँट लिया जाता है। अब है धोना या फिर सुखाना। अब छोटे-छोटे रोएदार रेशे, जिन्हें बर भी कहा जाता है, को चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। ये वही बर है जो कभी-कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है और अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद की ही धागे के रूप में करते हैं। यह चौथा चरण हो गया हमारा कि पूरी तरह से साफ कर दिया जाना। तो जो ऊन है, जैसा बकरी मान लीजिए व्हाइट कलर का था, तो ऊन भी व्हाइट हमें मिल गया, ब्लैक था तो ब्लैक मिल गया। लेकिन स्वेटर हमको रंगीन चाहिए, लाल चाहिए, तो कैसे होगा? तो उसके लिए ऊन को रंगाई की जाती है। भेड़ें एवं बकरियों से प्राप्त बाल प्रायः उजला, काला या भूरा होता है। रेशों या तंतुओं को हम भांति-भांति के रंगों से रंग देते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के रंगों से रंग देते हैं। अगला है चरण 6 जिसको हम रीलिंग बोलेंगे। अब रेशे को सीधा करके सुलझाया जाता है। बहुत सारे रेशे मुड़ा हुआ रहता है जिसको सुलझाया जा रहा है, सही साफ किया जा रहा है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर आप प्रोसेस आप देख सकते हैं धागा बनाते हुए। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों के लिए ऊन बनाई जाती है और छोटे-छोटे धागों को काटकर उनसे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। क्या मनुष्यों के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है? चर्चा कीजिए आप। तो जवाब आपकी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए। मेरा जवाब अलग हो सकता है इस प्रश्न में, आपका जवाब अलग हो सकता है। अब एक है व्यावसायिक संकट। जब हम यह कार्य कर रहे होते हैं रंगाई, उसमें भी तो कुछ संकट है, क्या है समझिए? ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऊन का जो उद्योग है, ये हमारे शहर में या तो हमारे हमारे देश में जो है, अनेक व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसका घर जो है इसी के कारण चल रहा है। इनकी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति, उससे जो सैलरी मिल रहा है, उसी से वो अपना घर चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी-कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से। यह जीवाणु एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे हम शॉर्ट्स रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ऊन का उद्योग जो है वहाँ पर काम करना अगर आसान हो सकता है या फिर आपके घर का जीविकोपार्जन अगर इससे चल रहा है, तो यहाँ पर एक संकट भी है कि भेड़ के जो बाल होते हैं, बकरियों के बाल, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु। जब हम इस उद्योग में काम कर रहे हैं, तो इससे यह जीवाणु व्यक्तियों में भी फैल सकता है और फैलता है, जो मनुष्यों में भी आ जाता है।
ठीक है, जो मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकता है। तो अब तक हमने ऊन के बारे में पढ़ा कि ऊन हमारे पास कैसे प्राप्त होता है, ऊन कैसे बनता है, कहाँ से हमें मिलता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेशम, जिसे हम सिल्क के नाम से जानते हैं। रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे पहले रेशम भी एक जातव रेशा है, मीन्स जंतु के द्वारा मिलता है हमें, जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम के कीट जो है वो रेशम के रेशों को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है, जो एक तरह का कीड़ा होता है जिसको हम लोग पहले पालते हैं। इस प्रक्रिया को हम रेशम कीट पालन कहते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वह पूछा जाता है, देखिए सेरीकल्चर क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशम कीट पालन को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस नाम है सेरीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। याद करने का तरीका इस तरह से रिलेट कीजिए कि सेरी से हम साड़ी बनाते हैं, ठीक है, तो सेरीकल्चर रेशम से प्राप्त होता है। अब है रेशम कीटों से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, इसे जानने के पहले आपको रेशम कीट के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है? देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। क्या है लाइफ साइकिल, उसको एक एक करके समझते हैं। कैसे रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है उसको। सबसे पहले देखिए, मादा रेशम कीट जो है अंडे देती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं। अंडे से क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं, जिसे रेशम कीट यानी सिल्क वॉर्म या फिर सुंडी कहते हैं, जिसे हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, वो कहा जाता है। वे शहतूत की पत्तियां खाती है। कौन शहतूत की पत्ती खाती है? रेशम का जो कीटा है वो कीट। और इसी को खा करके वो क्या करता है? अपना आकार उसका बढ़ता जाता है। सिल्क कीड़ा अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। पहले जो है 1 मंथ तक या क्या करता है? शहतूत का जो है पत्ती को खाता है। चलिए इसको समझाने के लिए मैंने एक जगह पर असेंबल करके अच्छे से बनाया। इसको समझिए क्या है, जीवन चक्र समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये रेशम के कीड़े हैं। जीवन चक्र 4 मुख्य चरणों में पूरा होता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम रेशम उत्पादन कहते हैं यानी सेरीकल्चर कहते हैं। यह रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र के चारों चरण क्रम में दिए गए हैं। यहाँ पर हिंदी में नाम सही से नहीं है, अब फोटो पर गौर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कोकून, जो है ना केकुन जो था, आगे समझते हैं कहाँ से आता है। सबसे पहले देखिए अंडा। मादा रेशम का जो पतंग है वह शहतूत के पत्तों को छोटे पीले या सफेद रंग के अंडे देती है। कहाँ पर? शहतूत के पत्ते पर देती है छोटा छोटा अंडा। ये अंडे जो है पतंगों के जीवन चक्र की शुरुआत होती है। जो छोटा सा जो कीड़ा है उसका जीवन का शुरुआत कहाँ से होता है? शहतूत के पत्ते पर अंडा देने से शुरुआत होती है। यह पतंगा के एक बार में सैकड़ों अंडे दे सकता है। एक निश्चित तापमान और नमी मिलने पर अंडे क्या होते हैं? फटते हैं। अंडा पहले दिया, सैकड़ों अंडे दिए एक पतंगा ने, फिर जो है सही तापमान और निश्चित यानी नमी भी मिलने पर अंडा क्या होता है? फटता है। दूसरा आता है लार्वा यानी कैटरपिलर। अंडा फूटने के बाद जो छोटा कीड़ा निकलता है उसे लार्वा या रेशम का कीड़ा कहते हैं। जो छोटा निकलता है कीड़ा उसको लार्वा या फिर क्या कहते हैं? रेशम का कीड़ा कहते हैं। अंडा फूटने के बाद निकलता है। यह कीड़ा दिन रात क्या करता है? शहतूत के पत्ते खाते रहते हैं और बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। और पूरी तरह से जब विकसित होने के बाद यह कीड़ा खाना बंद कर देता है और अगले चरण की तैयारी कर लेता है। अगला चरण क्या हुआ? अगला चरण बोलते हैं पूपा यानी प्यूपा। क्या होता है प्यूपा? खाना बंद करने के बाद जो है लार्वा अपने मुंह से एक चिपा प्रोटीन युक्त रेशम का धागा निकालता है। सबसे पहले जो है अंडा जो था अंडा फूटा। सबसे पहले अंडा जो है अंडा फूटा। अंडा के फूटने के बाद क्या निकला? कीड़ा निकला। ठीक है, कीड़ा जो है शहतूत का पत्ता जो है सो खा रहा है। शहतूत का पत्ता खा रहा है कीड़ा। खाने के बाद जो है अपना शरीर को विकसित किया। शरीर को विकसित करने के बाद वह क्या करता है? खाना बंद कर देता है और अपने मुंह से जो है कीड़ा क्या निकालता है? चिपचिपा प्रोटीन युक्त रेशम का धागा निकालता है। यानी ऐसा समझिए ना, चिपचिपा प्रोटीन निकालता है और वो क्या करता है? अपने शरीर के चारों तरफ जो है इस तरह से लपेटते जाता है, लपेटना प्रारंभ करता है और लपेटने के बाद एक अंडा जैसा बना लेता है। जिसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसने कीड़ा निकला। कीड़ा ने शहतूत का सबसे पहले यहाँ से अंडा दिया,
यहाँ से अंडा सबसे पहले दिया, अंडा के बाद जो है इसने इस तरह से समझते चलिए कि यहाँ से इसने सबसे पहले अंडा दिया, अंडा जो है फूट करके क्या बना, देखिए कीड़ा निकला। अब कीड़ा क्या करता है, शहतूत नहीं, प्रोटीन युक्त जो है अपना चारों तरफ लपेटता जाता है, लपेटने के बाद क्या बनता है, देखिए इस तरह से बना लेता है, इस तरह से बन गया, एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है और यहीं पर अपने आप को विकसित करता है, यहीं पर इसको पंख आ जाते हैं और कुछ समय बाद ये क्या करता है, इसी से निकलकर यह पतंगा बन गया और ये पतंगा फिर से अंडा देता है, फिर से जो है सो इसी तरह से ये सर्कल चलते जाता है, जीवन चक्र इसका चलता जाता है। ठीक है, तो इसी को समझना है। आगे क्या होता है देखिए, तो ये जो प्रोटीन धागा निकाला गया, मिला इसको, धागा निकलता है, यह धागा हवा के संपर्क आने पर सख्त हो जाता है, जो धागा चारों तरफ से वह सख्त हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है और लार्वा खुद को पूरी तरह इस धागे से ढक लेता है। यह सुरक्षात्मक खोल बनता है जिसे हम कोकून कहते हैं। जो सुरक्षात्मक खोल बन गया उसको कोकून बोलते हैं और इसके अंदर जो है वो जीव रहता है अंदर में। कोकून के अंदर यानी लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, तो यह अक्रिय यानी इनएक्टिव अवस्था में होता है, यहाँ पर कोई काम यह नहीं करता है। रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इसी अवस्था में ये पूरे कोकून को क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं और भाप में उबालकर रेशम का धागा को अलग किया जाता है, इससे धागा टूटने से बच जाता है। हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो ये बना हुआ था चारों तरफ ये ढीला हो जाता है, फिर इसे एक धागा को कहीं बांध करके खींचते जाते हैं और यही जो डब्बा था कोकून वाला जो चारों तरफ बना था उसी से धागा निकलना प्रारंभ होता है। अब देखिए, जिसको कुछ ऐसे भी रहते हैं ये कोकून जिसको हम लोग गर्म पानी में नहीं डालते, तो क्या होता है, उससे निकल जाता है वयस्क पतंगा। यदि कोकून को तोड़ा ना जाए तो प्यूपा पूरी तरह से विकसित होकर एक वयस्क पतंगा बन जाता है। पतंगा कोकून को छेद कर या नरम करके बाहर निकलता है। बाहर निकलने की यह प्रक्रिया रेशम के धागे को काट देती है, जिससे धागा की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसीलिए हम जब कोकून अंदर में था उसी समय उसको पानी में डाल करके उबाल देते हैं हम लोग। वयस्क पतंगे का मुख्य काम प्रजनन करना है। प्रजनन के तुरंत बाद मादा पतंगा फिर से अंडे देती है और जीवन चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। अब इस फिगर को देखिए कितना बेहतरीन, यह 4 क्रम मैंने बताया, जीवन चक्र 4 क्रम में होता है। सबसे पहले यहां से समझिए कि इसने अंडा दिया, सबसे पहले इसने अंडा दिया, अंडा से फूट करके क्या बना, अंडा से फूट करके जो है यहाँ पर बना, देखिए कीड़ा। यह कीड़ा क्या कर रहा है, इस शहतूत का पत्ता को पूरा खा रहा है। खाने के बाद जो है क्या होगा, अपना शरीर बड़ा बना लिया। शरीर बड़ा बनाने के बाद ये अपने मुंह से जो है प्रोटीन युक्त लार्वा निकालता है और अपने शरीर के चारों तरफ एक खोल बना लेता है, सुरक्षा खोल बनाता है चारों तरफ। जब सुरक्षा खोल बन जाता है पूरे चारों तरफ, उसके बाद क्या होता है, सुरक्षा खोल बनने के बाद इसी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म में पानी में डाल देते हैं और जो खोल बना है चारों तरफ वही धागा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस जो हम लोग ये कोकून को यानी प्यूपा को, ये जो प्यूपा है इसको अगर गर्म पानी में नहीं डाल पाते हैं तो इसके अंदर जो ये कोकून है ये क्या करता है, यह कहीं छेद करके बाहर निकलता है, बाहर निकल के क्या बन गया, पतंगा बन गया और ये पतंगा फिर से जो है क्या देगा, अंडा देगा और यही इसका जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब यही यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इसको। सर्वप्रथम जो है सुंडी यानी कैटरपिलर या लार्वा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है, जाल बुनता है, देखिए आगे फिगर में दिखाएंगे। इसके बाद वो अपने सिर को एक दूसरी तरफ घुमाता है। सिर की इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो सूख कर कठोर होकर रेशम का धागा बना देता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह पतंगा, इस फिगर को फिर समझिए, यह पतंगा है, पतंगा ने जो है अंडे दिया, अंडा से जो है सो क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा जो है अपने चारों तरफ एक खोल बना लेगा, इसको प्यूपा बोलते हैं इस तरह से, और ये प्यूपा से फिर यहाँ छेद करके क्या निकलेगा, फिर से कीट बाहर निकल जाएगा, फिर से ये कीट अंडे देंगे। इस तरह से यह सर्कल चलता जाता है। सुंडी जल्द ही रेशम रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है, यहाँ पर ढक लिया चारों तरफ। इसके ऊपर का आवरण जिसको हम कोकून कहलाता है, कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता रहता है। इसी कोकून से रेशमी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे है, रेशमी तंतुओं से रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं और रेशमी धागों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं रेशम से हम लोग क्या करते हैं, रेशम के वस्त्र बनाते हैं। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है रेशम का रेशा, जैसा कि बताया गया। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं।
वे एक दूसरे से काफी अलग दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न रेशम धागों की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाहट आदि भिन्न भिन्न होती है। सारे रेशम कीट क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जो है बनाते हैं, वही बोला गया। इस प्रकार एक चीज और है, इस प्रकार तसर सिल्क जैसे मूंगा सिल्क या फिर कोसा सिल्क, एरी सिल्क आदि विभिन्न प्रकार के नाम से रेशम धागे बनते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। सबसे सामान्य जो रेशम कीट है उसको कौन सा है, शहतूत रेशम कीट, जो शहतूत के पत्ते पर अंडा देता है वो है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं। इन्हें सुंदर रंगों से रंगा जा सकता है। 5 के मदद से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कीट का जो है जीवन चक्र कैसा चलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमने तो कीट का जीवन चक्र सही से पढ़ लिया है। अब यहाँ सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक रंगीन चित्र का गत्ता बना सकते हैं कि कैसा इसका जीवन चक्र है। बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा होगा। फिर आगे आते हैं हम, रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना। क्या है, रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना, जो हम लोग पहले ही ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे क्या होता है तो समझिए। देखिए, रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना एक पैसा है। क्या है, एक काम है, एक व्यवसाय है। रेशम कीट से रेशम को प्राप्त करना। हमारे देश में व्यापारिक पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। जहां पर भी रेशम कीट का पालन होता है उस देश में व्यापार करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए जो है बहुत पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। उनके कोकूनों को जमा करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार रेशम उत्पादन का एक लंबी प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। कैसे पूरी होती है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, समझा है, अभी हम एक एक्सटर्नल पीडीएफ के थ्रू उसको यहाँ पर एक बार और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, रेशम कीट पालन क्या होता है वो समझिए। एक मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी पूर्वक कपड़ों की पट्टियों या गत्ता बक्सों या बांस के ट्रे पर एकत्रित करके रेशम कीट पालक किसानों को बेच दिया जाता है। जो रेशम कीट पालन करता है उस किसान को बेच दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद मादा रेशम कीट और उनके अंडे, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशम कीट है और यहाँ पे अंडे देख सकते हैं। किसान अंडे के बॉक्स या ट्रे को स्वास्थ्यकर, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में अंडा सेने की मशीन में रखते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जो किसान इस तरह का जो है कोकून बनाता है, अंडा पालता है, उनको पता है कि किस तरह का जो है तापमान, उचित तापमान होना चाहिए, कितना जो है आर्द्रता होना चाहिए, अंडा को कब सेना है, कब इसके जो है सो कीड़े निकलेंगे। इस तरह का सारा जानकारी उसके पास होता है और वह उसी के अनुरूप अपना कार्य करता है। यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया गया अंडा बॉक्स है। इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है, ज्यादा ना तो ठंडा ना ज्यादा गर्म। जितना इसको जरूरत है उतना ही विद्युत मशीन से जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मशीन है उससे गर्म रखा जाता है। देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया है, अंडे से शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा, इस तरह का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लार्वा। अंडे से लार्वा निकला, उससे क्या कर रहा है, ये शहतूत का पत्ता खा रहा है। इन अंडों से लार्वा बाहर निकलती है, तब इन्हें रेशम या शहतूत वृक्ष की ताजी पत्तियों पर पहुंचा दिया जाता है या फिर तोड़ करके पत्ती को ला करके इसको खाने के लिए दे दिया जाता है। ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और माप की काफी बड़े हो जाते हैं, यानी साइज इसका धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे खाते जाता है साइज बड़ा होता जाता है। अब लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। लार्वा को कहाँ रखा जाता है, शहतूत का जो ताजा कटा पत्ता है वहां पर। 25-30 दिनों के बाद लार्वा खाना बंद कर देते हैं। इसे पुआल या छोटी झाड़ियों में रख दिया जाता है। 25-30 दिन के बाद जो ये लार्वा दिख रहा है ये पत्ते को खाना बंद कर देता है। ये इसके वृद्धि करने का ही तरीका है, खाना बंद कर देता है। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, लार्वा को कहीं और दूसरी जगह रख दिया जाता है। देखिए, जिस पर अपना कोकून बना सकते हैं, ये पुआल या झाड़ियों से चिपक जाते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर रेशों से कोकून बनाते हैं। एक चीज और याद रखें कि इसको रेशम लार्वा कीड़ा
कोकून के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। लार्वा के बाद जो कीड़ा है एक गोल तरह का अंडा साइज बनाता है, उसको प्यूपा बोला जाता है। इसके बाद यह स्लव में विकसित हो जाता है। धीरे धीरे क्या है, स्लव में विकसित होता है। यहाँ पर देखेंगे कोकून बना हुआ, देखिए छोटे छोटे अंडे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है यही कीड़ा जो लार्वा है ये घुसा हुआ है और कीड़ा इसके अंदर है। इसके अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, अपने मुंह से जो है लार निकालता है प्रोटीन युक्त, और इसके बाद इस तरह का अंडा धीरे धीरे बनाते जाता है। ठीक है, अब अगला है रेशम का संसाधन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। रेशम रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप या भाप में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, धूप या भाप में रख दिया जाता है कोकून को, अथवा पानी में उबाला भी जाता है ताकि धागा मजबूत बने। इस प्रक्रिया द्वारा कोकूनों से रेशम तंतु अलग हो जाते हैं। ये तंतु इतने परिकृष्ट या कोमल होते हैं कि इसको पकड़ना संभव नहीं होता है, यानी जो धागा बनता है बहुत कोमल है, बहुत पतला पतला धागा बनता है, और इतना जितना पतला होता है धागा उतना अच्छा कपड़ा भी बनता है। अतः इनमें से अनेक तंतुओं को एक साथ घुमाकर धागा बनाया जाता है, यानी एक ही तंतु से नहीं अलग अलग तंतु से जो है मेल करके जो है धागा इसमें बनाया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून, रेशमी धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेशम का रील बनाना कहते हैं। इस रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। क्या बोला गया कि जब एक धागा है, दूसरे धागा को इसके साथ लपेट दिया गया, तीसरे धागा को इसके साथ लपेट दिया गया, इस तरह के लपेटने को हम क्या बोलते हैं, रेशम का रील बनाना बोलते हैं। उसके बाद ये मशीनें जो है कोकून से रेशम के तंतुओं या धागों को खोल देती है। फिर रेशम के रेशे या फाइबरों की कताई की जाती है। धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है कपड़े वस्त्र बनने तक, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के उन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। जो धागा यहाँ पर रीलिंग किया गया है अब इसको बुनकरों के पास भेज दिया जाता है। बुनकरों किसको, जो कपड़ा बुनने वाले लोग होते हैं उसके पास बेच दिया जाता है और उसी से वस्त्र बुने जाते हैं। आजकल बाजारों में कृत्रिम रेशे के वस्त्रों की ही बिक्री हो रही है। क्या कृत्रिम एवं प्राकृतिक रेशम या शुद्ध रेशम में अंतर कर सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इस अंतर को हम समझें। आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहां पर हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा शुद्ध रेशम का कपड़ा है और कौन सा कृत्रिम रेशा है, जिसे रासायनिक रूप से बनाया गया रेशा है वो है। आइए हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। संश्लेषित रेशम एवं शुद्ध रेशम के कपड़े की पहचान। क्रियाकलाप 2 से समझते हैं। संश्लेषित रेशम एवं शुद्ध रेशम की पहचान शिक्षक सावधानी पूर्वक करके दिखलाएंगे। इसके लिए रेशमी और कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों के टुकड़े को चिमटा से पकड़कर मोमबत्ती की लौ पर सावधानी पूर्वक जलाइए। क्या कीजिए, आप सबसे पहले जो संश्लेषित रेशा है, जो कृत्रिम रूप से बना हुआ रेशा है उसको, और जो शुद्ध रेशम है उसको क्या कीजिए, सावधानी पूर्वक पकड़िए एक चिमटा से, और इसको एक मोमबत्ती जल रहा मोमबत्ती उसके करीब ले जाइए। आप देखिएगा कि कृत्रिम रेशम से बना वस्त्र का टुकड़ा शीघ्र ही जलने लगता है, तुरंत पकड़ लेगा जल जाएगा। कौन सा, जो कृत्रिम रूप से बना हुआ है। शुद्ध रेशमी कपड़े के टुकड़े को जलाने में ज्यादा समय लगता है, उसको जलने में ज्यादा समय लगता है रेशम को। ठीक, तो हम पहचान सकते हैं कृत्रिम रेशा तुरंत आग पकड़ लेता है, शुद्ध रेशम जो होता है वो तुरंत आग नहीं पकड़ता है, धीरे धीरे जलते हैं। इस तरह से हम अंतर कर पाएंगे। अब आगे है हमारे राज्य में रेशम क्या है समझिए। हमारे राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रमुख स्थान है। तसर रेशम हम लोग के यहाँ पर होता है और यह देश में प्रमुख स्थान इसमें गिनती होता है। तो कहाँ कहाँ पर किस किस डिस्ट्रिक्ट में होता है झारखंड में, झारखंड के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड का बुक पढ़ रहे हैं, तो यह जानकारी रखना आवश्यक है। राज्य के धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज आदि जिलों में तसर रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र है। ठीक है, खरसावा जिले का कुचाई सिल्क का एक उत्तम प्रकार का रेशम है। सरायकेला खरसावा जिला जो है वहां पर कुचाई सिल्क का एक उत्तम प्रकार का रेशम है।
कचाई सिल्क जो है वो क्या है, एक उत्तम प्रकार का रेशम है। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां जिला में। इन्हें भी जानिए। क्या जानना है समझिए। रेशमी और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों को, टुकड़ों को प्रकाश के सामने देखिए। आप देखेंगे कि रेशमी वस्त्र चमकदार है, जबकि ऊनी वस्त्र नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहचानने का तरीका बताया गया कि रेशमी वस्त्र जो होता है वो चमकदार होता है, लेकिन ऊनी वस्त्र चमकदार नहीं होता है। भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह सब सारा काम महिलाएं ज्यादा करती है, क्योंकि घर में रह करके महिलाएं बहुत आराम से ये काम कर पाती हैं। रेशम कीटों को पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने एवं रेशमी वस्त्र निर्माण आदि अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। वे अपने इस उत्तम कार्य द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। अब महिलाएं जो काम कर रही है, इससे देश में भी जो वस्त्र के विभाग में काम हो रहा है उसमें महिलाएं काम दे रही है, अपना मतलब मेहनत मेहनत कर रही है, और वस्त्र उद्योग जो है उसको बढ़ाने में भी हेल्प कर रही है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहला स्थान पर है, भारत का स्थान दूसरा है। भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है, यानी भारत में जो है रेशम उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। हमारे देश के जीडीपी पर जो है रेशम उत्पाद का जो है बहुत बड़ा प्रभाव भी है। तो हमने अभी तक क्या सीखा उसको हम एक बार रिकैप करेंगे। ऊन और रेशम जातब रेशा है, जंतु रेशा है। ऊंट, भेड़, बकरी, आक आदि से ऊन एवं रेशम कीटों से रेशम पालन प्राप्त किए जाते हैं। भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए अधिकांशतः भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ के शरीरों से बालों की कटाई, फिर धुलाई, कताई, रंगाई और बुनाई की जाती है, जैसा कि हम इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर अच्छी तरह पलते हैं। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क कीट बनता है तथा रेशम के रेशों से कोकून बनाते हैं। रेशम रेशा प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशे को अलग करके उसका संसाधन किया जाता है, फिर रेशम का धागा बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं, रील बनाना कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। जो रेशम धागा बन गया उसको बुनकर के पास भेज दिया जाता है, उसके बाद वह वस्त्र को बुनते हैं, हाथ से भी मशीन से भी बुनते हैं। ठीक है। तो यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है मैंने जो भी अभी पढ़ाया है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, अपने उस फैमिली मेंबर में शेयर करेंगे जो बच्चा अभी 7 क्लास में पढ़ रहा है। फिर से मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।